Hello class 6 students, today we will read and understand chapter 8 of Visit to Vizag from your English focus book. So students, come and let's start it. It is January when I visit the city of Visakhapatnam. ये चैप्टर हम स्टूडेंट्स हमारी राइटर जो है इसकी वो है रश्मि रेखा आर्या, जो कि अपने विज़िट के बारे में बता रही हैं, जो कि उन्होंने विज़ाग का विज़िट किया था वाइज़ाग का। तो वहाँ के जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको इस चैप्टर के थ्रू हम लोगों से वो शेयर कर रही हैं। तो ये जनवरी का महीना है, जबकि वो विशाखापट्टनम के एक शहर जिसका कि नाम है वाइज़ाग, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया था। द सिटी हैज़ एक्साइटेड सिंस the city has existed since the 6th century BCE and was once a part of the ancient kingdom of Kalinga। जो ये सिटी है विशाखापट्टनम, ये 6th सेंचुरी से एग्जिस्ट है, मतलब 6ठी शताब्दी से ये अस्तित्व में है ये शहर। और ये कलिंगा के जो प्राचीन राज्य था उसका एक ये पार्ट है। Also known as Vizag, the beautiful port city of Andhra Pradesh is surrounded by the Eastern Ghat on 3 sides and the Bay of Bengal on the 4th। इसको हम लोग वाइज़ाग के नाम से भी जानते हैं और ये एक ब्यूटीफुल पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, पोर्ट सिटी है आंध्र प्रदेश की, जो कि ये 3 तरफ ईस्टर्न घाट से सराउंडेड है या घिरी हुई है, और एक तरफ ये या फिर कह सकते हैं कि चौथे साइड में ये बे ऑफ बंगाल से ये घिरा हुआ क्षेत्र है। वाइज़ाग इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेवल बेस। वाइज़ाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेवल बेस है। नेवल बेस होता है जहाँ पर कि नेवी के शिप्स रोकी जाती हैं। ऑन द फेमस रामाकृष्णा बीच इज़ INS कुरशुरा, साउथ एशियाज़ फर्स्ट सबमरीन टर्न म्यूज़ियम। यहाँ पर जो है रामाकृष्णा बीच पर एक फ़ेमस INS कुरशुरा है। INS कुरशुरा पहले एक टाइम पे ये एक सबमरीन हुआ करती थी जो कि नेवी में काम आती थी, और लेकिन अभी जो है ये साउथ एशिया में पहला म्यूज़ियम जो है सबमरीन को म्यूज़ियम में टर्न कर दिया गया है। I entered this 91.3 meter long submarine accompanied by a retired personnel of a Indian Navy as my guide। और इसकी जो लेंथ बता रही हैं हमारी ऑथर वो है 91.3 मीटर। तो ये जो सबमरीन है इसकी लंबाई 91.3 है। तो वो कह रही कि जब उन्होंने जो है 91.3 मीटर लंबी सबमरीन के अंदर जब इन्होंने इंटर किया, तो जो इनके गाइड थे वो इंडियन नेवी के एक रिटायर्ड पर्सन थे, उनके साथ में वो इस सबमरीन में उन्होंने इंटर किया था। ही इन्फॉर्म मी लाइफ इन अ सबमरीन इज़ टफ। और उन्होंने इन्हें बताया था कि राइटर हमारी कहती हैं कि इन्होंने जो है, जो इनके गाइड थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो सबमरीन की जो लाइफ होती है, सबमरीन के अंदर जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, बहुत कठिन होती है। वी हैव लिमिटेड स्पेस इनसाइड द वेसल एंड हैव टू स्पेंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंडर वाटर, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड एंड अवे फ्रॉम होम। और यहाँ पर इसके अंदर सबमरीन के अंदर का जो स्पेस होता है काफ़ी लिमिटेड होता है, और हमें यहाँ पर बहुत लंबा समय पानी के नीचे जो है काफ़ी लंबा समय बिताना पड़ता है एक लिमिटेड स्पेस में, जो कि काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो है ये अभी मतलब 91.3 तो है, लेकिन उसके साथ में बहुत सी स्टाफ्स भी होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं, युद्ध के हिसाब से भी उसमें कई चीज़ें जो है ऐड की गई होती हैं। तो जो उनका स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है और लोग काफ़ी होते हैं उसके अंदर, स्टाफ काफ़ी होता है। तो उस लिमिटेड स्पेस में इनको काफ़ी लंबा समय पानी के नीचे बिताना पड़ता है, और जो कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ होता है और घर से भी, उनके अपने घर से भी काफ़ी दूर होता है। द टूर थ्रू द म्यूज़ियम मेक्स मी रियलाइज़ हाउ ट्रू हिज वर्ड आर। और जो उन्होंने उस म्यूज़ियम में उनका टूर था, जो यात्रा उन्होंने की थी उतने देर की, जितने भी टाइम वो वहाँ पर उन्होंने अपना टूर किया था, तो वहाँ पर जाके उनको ये बात रियलाइज़ हुई कि जो उनके वर्ड्स थे, मतलब जो उनके गाइड थे, रिटायर्ड नेवी के रिटायर्ड पर्सन थे, तो उन्होंने जो नेवी की लाइफ के बारे में जो बात कही थी वो वाकई में सही थी। इन माई हार्ट आई सल्यूट द इंडियन नेवी। और जो हमारी राइटर है वो कहती हैं कि मैं अपने दिल से इंडियन नेवी के लोगों को सल्यूट करती हूँ कि वो कितनी टफ़ लाइफ जीते हुए हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं।
द एनुअल विशाखा उत्सव इज़ हेल्ड इन जनवरी एट द रामाकृष्णा बीच। और वहाँ पर एक एनुअल उत्सव मनाया जाता है, वार्षिक उत्सव होता है जिसका के नाम है विशाखा उत्सव, जो कि जनवरी में मनाया जाता है और उसको रामकृष्ण बीच पर हेल्ड किया जाता है या स्थापित किया जाता है। एज आई एन्जॉय द लोकल साइट एंड साउंड ऑफ द उत्सव, I impressed by the vast variety of traditional craft, tribes, music and dance and food from the different part of Andhra Pradesh। और जैसा कि मैंने जो है वहाँ की जो लोकल साइट था, मतलब जो वहाँ का जो लोकल दृश्य था जो उत्सव का, विशाखा उत्सव का, मैंने उसको काफ़ी इन्जॉय किया। और जो दृश्य के साथ में जो उत्सव की जो आवाज़ें थी वहाँ पर, वो भी मैंने काफ़ी इन्जॉय की थी। और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी वहाँ की जो अनेक तरह की जो वैरायटी थी, किसकी, ट्रेडिशनल क्राफ्ट की। ट्रेडिशनल क्राफ्ट वहाँ के क्या होते हैं, मतलब जो वहाँ पारंपरिक लोगों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं अपने उनके हाथों से, तो वो उनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ट्राइबल म्यूज़िक, और जो वहाँ के ट्राइबल लोग थे उनके द्वारा जो म्यूज़िक दी जा रही थी वहाँ पर, और जो उन्होंने डांस फॉर्म प्रेजेंट किया था, और वहाँ के जो लोकल फूड्स थे। तो आंध्र प्रदेश के जो डिफरेंट पार्ट के जो अलग अलग तरह के ये म्यूज़िक, क्राफ्ट और डांस और खाने जो थे, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी। All of Vizag seems to throng the beach or to be a part of the rivalry। throng की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स गो इन लार्ज नंबर्स, और रिवलरी की मीनिंग होती है लाइवली एंड नॉइजी सेलिब्रेशन। तो जो वहाँ पर वाइज़ाग में जो है, जो उनको देखने को मिला बीच पर कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उस फंक्शन का या उस उत्सव का हिस्सा बनने के या उसको देखने के लिए आए थे। और वहाँ के जो मतलब शानदार आवाज़, मतलब नॉइज़ी जो सेलिब्रेशन है, उत्सव था, उसको देखने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। देयर इन्फेक्शियस ग्ली कैप्टिवेट मी। और इन्फेक्शियस ग्ली की मीनिंग होती है हैप्पीनेस दैट सीम्स टू पास वन फ्रॉम वन पर्सन्स टू अनदर। इसमें मतलब इसके हिसाब से तो बनता है कि एक दूसरे के थ्रू जो हम लोग हंसी या खुशी बिखेरते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट्स जानते भी हैं कि कोई भी उत्सव होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो वो अकेले कभी भी अच्छा नहीं लगता जब तक कि हम अपने लोगों के साथ में या और लोगों के साथ में जुटते नहीं हैं, तब तक कोई भी उत्सव या त्यौहार हमारा अधूरा ही होता है। तो वहाँ की जो खुशी थी, वहाँ की जो एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करते हुए मिल रही थी, उसने मुझे बहुत आनंदित किया। इन द इवनिंग देयर इज़ अ परफॉर्मेंस बाय अ धीमसा डांसर्स। और वहाँ के जो लोकल डांसर्स हैं वो उनको धीमसा डांसर्स कहते हैं। तो शाम के टाइम में धीमसा डांसर्स के द्वारा परफॉर्मेंस दी गई थी। द वुमेन ड्रेस्ड इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स डांस टू the sounds of musical instruments such as the mori, डप्पू एंड थडम। तो शाम के टाइम पे जो वहाँ के धीमसा डांसर थे उन्होंने परफॉर्मेंस थी, और जो वुमेंस थी, वहाँ की जो महिलाएं थी, वो वहाँ के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट्स, गहने उन्होंने पहने थे। तो इन ट्रेडिशनल पोशाक और गहनों में वो महिलाएं वहाँ की उन्होंने वो ड्रेसअप हुई थी, और ड्रेसअप होके वो डांस कर रही थी। और जो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे जैसे कि मोरी, दप्पू और थोडम पे वो लोग जो है सभी अपने अपने डांस को प्रेजेंट कर रहे थे। द परफॉर्मर्स आर फ्रॉम अराकू वैली, सैनिक हिल स्टेशन क्लोज टू द आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर। और जो परफॉर्मर्स थे, जो डांसर्स जो अपने परफॉर्मेंस वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे, वो सभी अराकू वैली से आए हुए थे। और जो कि अराकू वैली कहाँ है, ये एक हिल स्टेशन है, और जो कि आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है ये। The next day I visit dolphin's nose named so because it is shaped like a dolphin's nose। और दूसरे दिन मैंने जो है डॉल्फिन नोज़ पे विज़िट किया था, और इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि ये एक डॉल्फिन की नोज़ के शेप का है ये। दिस hillock
close to the Yarada beach extend into the sea। ये हिलॉक, हिलॉक क्या होता है? एक छोटी पहाड़ी होती है, मतलब जो जैसे हिल्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, और हिलॉक क्या होता है? उस पहाड़ी का छोटा हिस्सा जो होता है ना, तो वो हिलॉक जो था वो यारादा बीच, जो वहाँ की बीच थी, समुद्र का किनारा था, वो उसके पास में था। तो और जो कि कहाँ तक फैला हुआ था? वो समुद्र तक फैला हुआ था। ऑन द टॉप ऑफ द हिलॉक इज़ अ लाइट हाउस, और हिलॉक के ऊपर एक लाइट हाउस भी बना हुआ था। आई क्लाइम अप टू द लाइट हाउस एंड लुक डाउन, और मैं लाइट हाउस के ऊपर चढ़ गई थी और वहाँ से मैंने नीचे देखा। आई सी द रोड दैट लीड अप टू द हिल हैज़ अ टेम्पल, अ चर्च एंड अ मॉस्क। और जो मैंने देखा, जब वहाँ लाइट हाउस पे मैं ऊपर चढ़ के जब मैं लाइट हाउस पे गई और वहाँ से जब मैंने नीचे देखा, तो मैंने नीचे क्या देखा? एक रोड उन्होंने देखी, जो कि हिल, मतलब द हिल हैज़, वो हिल की तरफ जा रही थी, वो पहाड़ी की तरफ जा रही थी। और वहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि एक टेम्पल देखा और एक चर्च भी था वहाँ पर, और एक मॉस्क, मतलब मस्जिद भी थी वहाँ पर। टुगेदर इन हार्मनी दे लुक ब्यूटीफुल, रिप्रेजेंटिंग द सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ आवर कंट्री। और ये साथ में जो है, तीनों चीज़ साथ में ये ऐसे लग रही थी, ऐसा प्रेजेंट कर रही थी सारी चीज़, जो हमारे कंट्री का एक कल्चर है। मतलब जो हमारे देश में क्या सद्भावना का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, सद्भावना को प्रेजेंट करती है हमारे देश का कल्चर। तो ये तीनों एक साथ में इस तरह से इतने खूबसूरती से हमारे देश की जो संस्कृति है उसको प्रेजेंट कर रहे थे कि हमारे देश का संस्कृति में मेन क्या है कि हम लोग है ना, किसी भी संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई भी हमारे साथ आकर प्रेम पूर्वक रह सकता है बिना किसी भेदभाव के। ये हम भारतीयों की विशेषता है। I also see the lush green hillside, the white blue sea, the natural harbor of Vizag and the city itself। और मैंने वहाँ से ये भी देखा कि जो हिल साइड था वो उसका एक जो हरियाली भरा जो दृश्य था, नज़ारा था, वो भी मैंने वहाँ से देखा, हरा भरा जो हिल साइड था। और एक चौड़ा ब्लू समुद्र भी देखा। और जो नेचुरल हार्बर ऑफ वाइज़ाग था, वाइज़ाग का जो नेचुरल हार्बर होता है, जहाँ पर कि जो सी और लैंड के पास पास का जो एरिया होता है, जहाँ पर बोट्स जो है रोकी जाती हैं, उनको सेफ्टी के लिए उनको रखा जाता है, तो वो एरिया भी उन्होंने जो है वाइज़ाग का देखा। एंड द सिटी इटसेल्फ, और उस शहर को भी उन्होंने देखा। On, on the dancing waves of the sea, I see yachts and fishermen's boats as they go about their business for the day। और लहराती डांस करती हुई लहरों के साथ में मैंने समुद्र की डांस करती हुई लहरों के साथ में मैंने देखा कि जो याचेस और जो फिशरमैन्स थे वो जो है अपनी अपनी बोट्स को जो है लेके समुद्र में जा रहे थे अपने पूरे दिन के बिजनेस के लिए या काम धंधे के लिए। एट डॉल्फिन नोज अ फ्यू पीपल अर्ग मी टू विज़िट कैलाशगिरी। और डॉल्फिन नोज पर कुछ लोगों ने मुझे जो है बोला या आग्रह किया मुझसे कि कैलाशगिरी भी विज़िट करें। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो अपने चैप्टर के पहले ही पेज पर देख रहे होंगे कि ये रामाकृष्णा बीच विद डॉल्फिन नोज इन द बैकग्राउंड। तो ये रामाकृष्णा बीच है और यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक जो है छोटा सा हिल साइड का जो है छोटी सी हिल दिख रही है बीच के पास में। इसी को जो है मे बी इसी को डॉल्फिन नोज के नाम से जानते हैं। और ये आपका TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है ये। और ये INS कुर्सुरा है जो कि सबमरीन है ये। और ये हमारा रामाकृष्णा बीच का है, ये एक ग्रीनरी पार्ट है ये। एट डॉल्फिन नोज अ फ्यू पीपल आई टेक द रोपवे टू दिस प्लास्टिक फ्री हिल टॉप पार्क। और मैंने रोपवे का जो है मतलब रोपवे के सहारे या रोपवे के रास्ते से जो है मैं वहाँ पर गई। और कहाँ पर जो प्लास्टिक फ्री हिल टॉप पार्क था वहाँ पर मैं रोपवे से होते हुए गई थी। तो यहाँ पर प्लास्टिक फ्री इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्क था ये बिल्कुल प्लास्टिक फ्री है। यहाँ पर प्लास्टिक ले जाना बिल्कुल भी मना है, अलाउड नहीं है। स्प्रेड ओवर 380 एकड़ ऑफ लैंड द पार्क
boats of a huge statues of Shiva and Parvati, Titanic viewpoint, and many other attractions. 380 एकड़ में फैला हुआ जो ये ज़मीन है, ये भाग है, ज़मीन पूरा जो है, यहाँ पर द पार्क बोट्स ऑफ अ यूग स्टैचूज़, तो इस पार्क में जो है काफ़ी बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, किसके? भगवान शिव और माँ पार्वती के हैं। और टाइटैनिक व्यू पॉइंट भी है यहाँ पर, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा था जो टाइटैनिक पोज दिया जाता है, तो इसका एक व्यू पॉइंट भी है। और भी कई ऐसे अट्रैक्शंस हैं जो यहाँ पर देखने लायक थे। आई विज़िट द श्री वाराहलक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल इन सिम सिम्हाचलम इन द इवनिंग। और मैं शाम के टाइम पे मैंने श्री वाराहलक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल भी विज़िट किया था, जो कि सिम्हाचलम में है। आई लर्न अबाउट अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टेम्पल। और मैंने वहाँ पर उस मंदिर का एक यूनिक, बहुत ही विशेष जो फीचर है या विशेषता है वहाँ की, उसको मैंने देखा या सीखा। The ideal of the Lord Varahalakshmi Narasimha in the temple is covered by a thick coat of a sandal paste throughout the year. और जो मूर्ति है हमारे भगवान वाराहलक्ष्मी की, या वाराहलक्ष्मी नरसिम्हा की जो मूर्ति है, वो उनका जो उस मंदिर में वो उस मूर्ति को एक मोटे सैंडल पेस्ट से पूरे साल के लिए कवर किया जाता है। मतलब कि जो वाराहलक्ष्मी नरसिम्हा जी की जो मूर्ति है, उसको चंदन के लेप से उनको पूरे साल जो है उनके मूर्ति के ऊपर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। ऑन अक्षय तृतीया द ओल्ड पेस्ट इज रिमूव्ड एंड द आइडियल इज कोटेड विद अ न्यू लेयर ऑफ सैंडल पेस्ट। अक्षय तृतीया एक हमारा जो फंक्शन होता है, एनुअल स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल, तो ये वसंत ऋतु का हमारा एक त्यौहार होता है, आप सभी जानते होंगे। ये अप्रैल महीने में पड़ता है, अप्रैल मंथ में होता है अक्षय तृतीया का फेस्टिवल। तो अक्षय तृतीया के दिन ही जो ओल्ड पेस्ट होता है मूर्ति पर, वो उसको हटाकर नए सैंडल पेस्ट को, चंदन के लेप को उस मूर्ति पर लगाया जाता है। दिस इज़ द ओनली डे व्हेन द आइडियल कैन बी सीन इन द ऑल द ओरिजिनल ग्लोरी। और यही एक वो दिन है जब हम उस मूर्ति को, अपने उस भगवान की मूर्ति को बिना लेप के, या उनकी जो ओरिजिनल भव्यता है, जो उनका ओरिजिनल ग्लोरी है, उसको हम लोग बिना किसी लेप के साक्षात दर्शन, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम उनके मतलब उनकी जो मेन मूर्ति का जो आकार है या संरचना है, उनको हम लोग ओरिजिनली रूप में देख सकते हैं। अदरवाइज़ पूरे साल वो सैंडल पेस्ट या चंदन के लेप से कवर रहते हैं। माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ अराकू वैली। और जो मेरा दूसरा जाने का भाग था, सॉरी, जो लक्ष्य था, मतलब हमें जो मुझे जो दूसरी जगह पे जहाँ पर पहुँचना था, वो थी अराकू वैली। टू गो अप टू द वैली आई चूज़ द टेक द ग्लास टोन कोच ट्रेन। और उस वैली तक जाने के लिए मैंने जो है जो ट्रेन लिया था, जिस ट्रेन को चूज़ किया था, वो ग्लास से पूरी तरह से वो कोच जो है कवर था। The train goes over 84 bridges and through the 58 tunnels, covering the distance of about 120 kilometers in almost 4 hours. जो हमारी ट्रेन जा रही थी उसने लगभग 84 ब्रिजेस को पार किया था, और उसके बाद वो 58 टनल्स से होते हुए उसने इतना लंबा रास्ता जो है वो 120 किलोमीटर का रास्ता तय किया था, दूरी तय की थी, और लगभग कितने घंटों में? 4 घंटों में। इट स्टॉप्स फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एट द चार्मिंग शिमिलियागुड़ा स्टेशन, विच वॉज वंस द हाइएस्ट ब्रॉड गॉज स्टेशन ऑफ इंडिया। और ये कुछ क्षणों के लिए एक स्टेशन पर रुकती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत शिमिलियागुड़ा स्टेशन जिसका नाम था वो, और वो एक टाइम पे जो है इंडिया का सबसे ऊंचा स्टेशन हुआ करता था।
द वाटरफॉल्स एंड द डीप वैली ऑन द वे ऑफ ऑ इंस्पायरिंग। और जो वाटरफॉल्स और डीप वैलीज़ थी, गहरी घाटियाँ थी वहाँ की, वो रास्ते में जो पड़ी थी वाटरफॉल्स और गहरी खाइयाँ, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्पायर करने वाली लगी थी वो सारी चीज़ें। मतलब उन सब चीज़ों ने, उन सब दृश्य ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया था। द ट्रेन रीच इस डेस्टिनेशन, ट्रेन अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, कहाँ तक? अराकू वैली तक। आई डिसम्बार्क एंड माई वे टू द बोरा केव्स। डिसम्बार्क मतलब वो जो ट्रेन से जो उतरती हैं, वो गेट ऑफ होना मतलब ट्रेन से बाहर आना, और वो अपने ट्रेन से बाहर आती हैं और माई वे टू द बोरा केव्स, और वो बोरा केव्स के लिए निकल पड़ती हैं। द केव्स वर डिस्कवर इन 1807 बाय विलियम किंग, एन इरिश जियोलॉजिस्ट हु वर्कड फॉर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जो गुफा थी उसको 1807 में खोजा गया था, किसके द्वारा? विलियम किंग के द्वारा, जो कि एक इरिश जियोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने जो है इंडिया के जियोलॉजिकल सर्वे के लिए उन्होंने काम किया था। द केव्स आर अमेजिंग, दीज लार्ज नेचुरल केव्स एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 705 meters have fascinating formation created by mineral deposits and are said to be the deepest caves in India. एलिवेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स द हाइट ऑफ अ प्लेस एबव सी लेवल। तो जो गुफा थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, बहुत आकर्षक थी। द केव्स आर अमेजिंग, जो गुफा थी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही आकर्षक थी। और दीज लार्ज नेचुरल केव्स एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 705 meters। तो ये जो विशाल नेचुरल केव्स जो थी, गुफा जो थी, वो समुद्र तल से लगभग ये 750 मीटर की ऊंचाई पर थी ये, और है फैक्सिनेटिंग फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय मिनरल्स डिपॉजिट एंड आर सेड टू बी द डीपेस्ट केव्स इन इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है इंडिया की सबसे गहरी गुफा रही है, और जो इसका फैक्शनेटिंग, जो ये इसका बनावट है वो इतनी ज़्यादा आकर्षक है। और ये किस चीज़ से बनी है? ये जो गुफा के अंदर जो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं उनके द्वारा जो इसकी संरचना हुई है वो बहुत ही आकर्षक बताई जाती है। Inside the caves, the steps and the paths are steep and undulating। और जो गुफा के अंदर का जो रास्ता, स्टेप्स है, सीढ़ियाँ, और जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकीला और टेढ़ा मेढ़ा या उतार चढ़ाव भरा रास्ता है ये। द गोस्थानी रिवर विच originates from the अनंतगिरी हिल्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स फ्लो थ्रू द बोरा केव्स। जो गोस्थानी रिवर्स है जो कि जो है अनंतगिरी हिल्स से निकलती है, अनंतगिरी हिल से निकलती है, वो ईस्टर्न घाट फ्लोज थ्रू द बोरा केव्स, वो बोरा केव के ईस्टर्न घाट से होते हुए वो बहती है। द वाटर दैट percolates from the roof of the caves trickles down drop by drop, thereby dissolving the limestone deposit in the caves। और जो वहाँ के परसलेट्स की मीनिंग होती है स्टूडेंट्स, फिल्टर्स, मतलब जो वहाँ के गुफा की जो छत होती है वहाँ से जो पानी बूंद बूंद टपकता है, तो वो जो है लाइम स्टोन्स के साथ में मिलकर वो डिज़ोल्व हो जाता है वहाँ पे। मतलब जो लाइम स्टोन्स इकट्ठा होती हैं उनके साथ में मिलकर वो डिज़ोल्व हो जाता है। दिस प्रोसेस हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रीग्यूइंग माउंड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द केव। और जो ये फॉर्मेशंस होते हैं तो ये इसकी वजह से, जो प्रोसेस होते हैं इसकी वजह से वहाँ पर जो है माउंड, एक नुकीला स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर गुफा के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑन द रूफ आर कॉल्ड
स्टेलेक्टीज एंड द वंस ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड स्टेलेग्माइट्स। और जो छत के ऊपर जो फॉर्मेशन ऑफ द रूफ, और जो छत पे जो फॉर्मेशन होते हैं, मतलब चूना और पत्थर और पानी को मिला के जो भी आकृतियाँ बनती हैं, जो फॉर्मेशन होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेलेग्माइट्स। और जो ग्राउंड पे जो भी आकृतियाँ इन दोनों को मिलाकर बनती हैं उसको बोलते हैं, सॉरी, छत पर जो बनते हैं वो स्टेलेक्टीज होते हैं, और जो ज़मीन पर बनते हैं वो होते हैं स्टेलेग्माइट्स। समटाइम्स बोथ यूनाइट टू फॉर्म अ पिलर। और कभी कभी ये दोनों मिलके, ये दोनों संरचनाएं, मतलब जो गुफा की छत पर जो भी फॉर्मेशन होते हैं या उसके ग्राउंड लेवल पे जो फॉर्मेशंस होते हैं, लाइम, चूना पत्थर और पानी को मिलाकर जो भी फॉर्मेशंस बनते हैं, कभी कभी वो दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये एक पिलर की आकृति ले लेते हैं। ड्यू टू द continual chemical reaction between water and limestone, these shapes keep changing and new ones emerge over a period of time. The guide informs me, जो मेरे गाइड थे, रिटायर्ड नेवल पर्सन जो मेरे गाइड थे, उन्होंने बताया कि ये लगातार इनके जो केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, रिएक्शंस जो होते रहते हैं, उसके लगातार होने की वजह से जो इनके मतलब पानी और चूना पत्थर मिलाकर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनके लगातार ये प्रोसेस होने की वजह से जो उनके शेप्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक शेप बन गया तो वही बना है, वो लगातार बदलते भी रहते हैं। और इस वजह से जो है वो अलग अलग आकृतियों में आप जब देखेंगे तो हमेशा आपको एक नई आकृति के रूप में ये आपको दिखेंगे। और ये प्रक्रिया सालों साल या काफ़ी समय से चली आ रही है, ऐसा जो हमारे गाइड थे उन्होंने हमें बताया। These unique informations have attract tourists over the years। और जो ये इन्फॉर्मेशन थी, यूनिक इन्फॉर्मेशन थी, ये यहाँ के टूरिस्ट को कई सालों से या सालों साल से अट्रैक्ट करते चले आ रहे हैं। द व्यू अराउंड द केव्स इज़ मेजमराइजिंग। और जो केव के चारों तरफ का जो दृश्य था, जो नज़ारा था, वो अद्भुत था। I absorbed the beauty of the place and spent a few minutes sitting quietly in a corner at peace with myself and my surroundings। और मैंने यहाँ की जो इस जगह की जो खूबसूरती थी, द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, मतलब मैंने यहाँ की जगह की खूबसूरती को एब्जॉर्व किया, अनुभव किया, महसूस किया। और यहाँ पर एकांत में कुछ क्षण मैंने यहाँ पर बैठकर एकांत में बिताए, और शांति के साथ में, मतलब मैंने अपने और अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स के साथ में कुछ क्षण बैठकर यहाँ पर शांति के साथ कुछ समय को बिताया। After a while, I take a rickety jeep to the Katiki waterfalls for a refreshing dip and then go to the ट्राइबल आर्ट म्यूज़ियम। और यहाँ केव घूमने के बाद में मैंने जो है एक रिकेटी मतलब होता है कबाड़, थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हालत में, नॉट अ वेरी गुड कंडीशन। तो यहाँ पे थोड़ी सी पुरानी सी जीप थी जो जिसके द्वारा जो है वो कत्की वाटरफॉल्स जाती हैं, और वहाँ पर वो एक रिफ़्रेशिंग डिप लेती हैं, मतलब स्नान करती हैं, बाथ लेती हैं वहाँ पर। और फिर बाथ लेने के बाद वो ट्राइबल आर्ट म्यूज़ियम के लिए निकल जाती हैं। द ड्राइवर ड्रॉन माई अटेंशंस टू द कॉफ़ी एंड पेपर प्लांटेशंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रोड्स। और रास्ते में ड्राइवर ने मेरे अटेंशन को या मेरे ध्यान को जो है सड़क के दोनों तरफ हुए प्लांटेशन, किसके, कॉफ़ी के और काली मिर्च के जो प्लांट्स लगे हुए थे, उन सबको दिखाकर मेरे ध्यान को खींचा। At the museum, I see replicas of the interiors of different kinds of Araku homes। और म्यूज़ियम में मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत से जो अराकू होम्स थे उनकी डुप्लिकेट्स डिज़ाइंस वहाँ पर बनी हुई थी। द क्ले एंड द मड स्टैचू डिपिक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशंस फॉलो बाय वेरियस अराकू ट्राइब्स।
और जो स्टैचूज़ वहाँ पर बने हुए थे वो मिट्टी के द्वारा बनाए हुए थे, मिट्टी और मड से बनाए गए जो कि वहाँ के अराकू ट्राइब्स के जो कल्चर होते हैं और उनके ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए और उनके कल्चर को वहाँ पर शो करते हैं या दिखाते हैं। आई वॉक थ्रू द बिल्डिंग, और मैं वहाँ बिल्डिंग से होते हुए निकलती हूँ। द ज्वेलरी, हंटिंग टूल्स एंड द किचन यूटेंसिल्स आर enchanting in their realistic settings। और उसके आगे जब मैं उस बिल्डिंग से होते हुए निकलती हूँ और उसके आगे जब मैं बढ़ती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ज्वेलरीज, हंटिंग टूल्स मतलब शिकार करने वाले औजार और किचन में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन वो इतने करीने से, इतने अच्छे तरीके से जो है वहाँ पर सजाए गए होते हैं कि वो बिल्कुल से ऐसे रियलिस्टिक लग रहे होते हैं। लेकिन वो बने किससे होते हैं? वो क्ले से बनाए गए होते हैं। I leave the premises thinking about my experience at the museum। और मैंने जो है वहाँ का premises छोड़ दिया ये सोचते हुए कि मतलब जो वहाँ के म्यूज़ियम का जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो अनुभव रहा है, वो उन सब अनुभव को याद करते हुए, महसूस करते हुए मैंने वहाँ का जो जगह थी, premises थी, उस जगह को मैंने छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, आप अपने चैप्टर में देख रहे होंगे कि द ट्राइबल आर्ट म्यूज़ियम है, जहाँ पर कि ये सारे जो स्ट्रक्चर्स, स्टैच्यूज़ जो बनाए गए हैं ये क्ले की हेल्प से ही बनाए गए हैं। और आप बगल में देख रहे हैं बोरा केव्स, जिसमें कि आप ये लाइम स्टोन्स और वाटर से जो उनके रिएक्शन से जो ये आकृतियाँ बनी हुई हैं तरह तरह की, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है पेड़ के रूट्स नहीं होते हैं, तो वो उस तरह की जो है कुछ आकृतियाँ हमें यहाँ पर दिख रही हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही आकृति होती है, तो वो टाइम टू टाइम ये चेंजेस आते रहते हैं इसमें। द जीप टेक्स मी फर्दर, जो जीप होती है वो मुझे आगे लेके जाती है। सडनली द माइल्ड एरोमा ऑफ फ्रेशली अराउंड ग्राउंड कॉफ़ी फिल्स द एयर, और अचानक से ही जो कॉफ़ी की फ्रेशी सी, ताज़ी सी जो है खुशबू होती है, मीठी मीठी सी, वो हवा में बिल्कुल भिन जाती है। वी आर एट द कॉफ़ी म्यूज़ियम, अब हम लोग कहाँ होते हैं? कॉफ़ी म्यूज़ियम में होते हैं। हेयर आई लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉफ़ी, और यहाँ पर मैंने जो है कॉफ़ी की हिस्ट्री के बारे में सीखा या जाना। कल्टिवेशन इन इंडिया एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, मैंने मतलब यहाँ पर इंडिया में उसके जो है उसको कैसे लगाया जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई और उसको कैसे उसकी पैदावार कैसे होती है, इसके बारे में मैंने जाना इस म्यूज़ियम में। द स्लाइसेस ऑफ चॉकलेट केक दैट आई बाय फ्रॉम अ शॉप इन अ म्यूज़ियम मेल्ट्स इन माई माउथ, और एक चॉकलेट केक का स्लाइस जिसको कि मैंने म्यूज़ियम के एक शॉप से ख़रीदा था, वो मतलब इतना सॉफ्ट था कि जैसे ही मैंने अपने मुंह में डाला वो बिल्कुल घुल गया। आई शॉप फॉर द कॉफ़ी फ्लेवर्ड चॉकलेट्स एंड ब्राउनीज़ टू कैरी होम, मैंने कुछ चॉकलेट फ्लेवर के चॉकलेट्स भी कॉफ़ी फ्लेवर्ड के चॉकलेट्स भी ख़रीदे और कुछ ब्राउनीज़ भी अपने घर ले जाने के लिए ख़रीदी। एज आई head homes, I know that the gurgling streams, the gentle breeze, and the cool sunlight of the valley have left a lasting, peaceful, and magical impression on me। और जैसे ही मैं अपने घर के लिए निकली, मैं जानती थी कि जो गर्गलिंग स्ट्रीम्स थे, मतलब गर्गल करते हुए जो ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे, ठंडी ठंडी हवा के, सॉफ्ट हवा के झोंके चल रहे थे, और जो वैली की ठंडी सनलाइट थी, हवा की जो रोशनी मतलब सनलाइट जो आ रही थी वैली से, ये सब ने बहुत लंबा और बहुत शांतिपूर्ण और बहुत मैजिकल इम्प्रेशन मेरे ऊपर डाला था। स्टूडेंट्स, मेरी थोड़ा सा जो है हेल्थ इश्यू है, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, आपको थोड़ा चैप्टर में डिस्टर्बेंस हुआ है। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो कि रश्मि रेखा आर्या के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर था, चैप्टर 8 अ विजिट टू वाइज़ाग, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो अभी तक आपको जो है मेरे और जो वीडियोज़ हैं चैप्टर्स के अवेलेबल हो गए होंगे। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी बेनिफिट्स ले सकें आप लोगों की तरह। थैंक यू सो मच।